हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और फॉर्म भी सभी लोगों ने डाल दिया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का यूनिट थर्ड और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। और इस पे हम पहले दिखा दें कि क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण एवं विविध परिभाषाएं, फिर इसके बाद बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक, फिर बुद्धि क्या है, और फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थार्नडाइक के बारे में जो है इनको देखेंगे। और फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट है, और जिन पियाजे का संज्ञात्मक ज्ञानात्मक विकास के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा अच्छे से, और जो नहीं आता है या फिर जो नया लगे आप लोगों को उसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे दिया गया है बुद्धि परीक्षण एवं विविध परिभाषाएं, तो उनको देखेंगे। परिभाषा से भी काफी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है वीवी सामंत के अनुसार, भारत के लिए बुद्धि परीक्षाएं कोई नई बात नहीं है। वेदों, उपनिषदों और एवं पुराणों में यंत्र तंत्र यत्र तत्र रूप में बुद्धि परीक्षण के उल्लेख दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पुरानी जितना भी हम लोग का प्राचीन काल में, उसमें क्या था, बुद्धि को एक अलग ही श्रेय दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि उस पर क्या है, सारा काम बुद्धि पे ही समझ लीजिए होता था। अच्छी बुद्धि रहती थी पहले में। अब क्या है कि पता नहीं क्या क्या उस पर भर लें। अब वो भरने के मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या क्या दिमाग में बसा रहता है। ठीक है, पहले क्या होता था, जिस काम पे फोकस करते थे उसी काम पे ही खाली फोकस करते थे। अब देखा होगा ऋषि मुनियों को, अगर कुछ बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, फिर कुछ भी उनके ऊपर कर लो। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। और इसके आगे अब देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, कठोपनिषद यम और नचिकेता के संवाद हैं। और छांदोग्य उपनिषद अरुणी एवं उद्दालक के बीच संवाद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला गार्गी के बीच तत्व मानसीय तत्वों जैसे कि ईश्वर हो गए, जीव हैं, जगत हैं, या दार्शनिक प्रश्नों पर संवाद होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बस खाली आप याद रखिए। फिर इसके बाद दिया गया है वुडवर्थ। देखिए एक और इंपॉर्टेंट है वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो किसने बोला है? वुडवर्थ ने बोला है। ये क्या बोला है? बुद्धि जो है एक कार्य करने की एक विधि है। फिर इसके बाद है बर्किंघम है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने बोला है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने बोला है? ये बर्किंघम ने बोला है ये। और फिर इसके बाद टर्मन ने बोला है बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। फिर इसके बाद है प्रिंटर ने बोला है बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। और थॉर्नडाइक ने बोला है सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, तो ये बुद्धि की काफी सारे डेफिनेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक वर्ड भी इधर उधर होगा तो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा ये। ठीक है आंसर। फिर मैकडुगल ने बोला है बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की क्या है? योग्यता है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट है अल्फ्रेड बिने ने। ये देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बुद्धि बोध पर आधारित होती है। ठीक है, तो बी देखिए बा से याद कर लीजिए। अल्फ्रेड बिने ने क्या बोला है? बुद्धि बोध पर आधारित होती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो इस पे सबसे पहले देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक के बारे में इस पे दिया गया है। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ प्रतिपादक है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया एक कारक सिद्धांत। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। वर्तमान में क्या है? मान्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए वर्तमान में मान्य नहीं है। फिर इसके बाद द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। जनरल और स्पेसिफिक है ये। फिर है बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है। सामाजिक अमूर्त मूर्त बुद्धि के लिए ये। तो 3 हमारे हो गए। चौथा दिया गया है समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन ने दिया है ये। 7वीं
जो 7 तरह की योग्यताओं को बताया है इन्होंने। फिर है पदानुक्रमित सिद्धांत, फिलिप वर्नर ने दिया है, स्पीयरमैन के समर्थक थे ये। और फिर इसके बाद है बुद्धि संरचना सिद्धांत है, किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है इन्होंने। और संज्ञान अभिसारी अपसारी स्मृति मूल्यांकन के लिए ये दिया था। और फिर इसके बाद है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, किसने दिया, आरबी कैटल ने दिया है ये। और फिर इसके बाद लास्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत, होवर्ड गार्डनर ने दिया है ये। भाषाई तार्किक गणित, स्थानिक गणित और संगीतिक व्यक्तिगत अन्य प्रकृतिवादी या फिर अस्तित्ववादी। ठीक है, तो ये हमारे सिद्धांत एवं प्रतिपादक हो गए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बुद्धि क्या है। ठीक है, तो बुद्धि क्या है उसके बारे में देखते हैं। बुद्धि क्या है, प्राचीन काल में ही बुद्धि की परिभाषा एवं उसकी योग्यताओं पर मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं रहे हैं। सभी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही है कि सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषाएं दी हैं। एवं बुद्धि को अलग अलग योग्यताएं हैं उसकी अलग अलग बताई हैं। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक एवं बुद्धि से संबंधित उनके विचार निम्न हैं। ठीक है, अब देखिए किसने क्या बोला है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अधिगम की योग्यता, ठीक है, लर्निंग की योग्यता, तो किसने बोला है, थॉर्नडाइक ने, कॉलविन ने और बर्किंगम ने बोला है ये। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है समायोजन की योग्यता, स्टर्न, बिने और रॉस ने कहा है ये। और फिर है समस्या समाधान की योग्यता, तो इसका हो जाएगा वेस्लर, बर्ट और रेक्स या फिर और गैरेट ने बोला है ये। और अमूर्त चिंतन की योग्यता, फ्रीमैन, स्पीयरमैन और टर्मैन। अब देखिए अमूर्त चिंतन की योग्यता सारे मैन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा आएगा नहीं, फ्रीमैन, स्पीयरमैन और टर्मैन। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने दी है, फ्रीमैन, स्पीयरमैन और टर्मैन ने। ठीक है, तो ये वाला मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। फिर इसके बाद है कुछ पॉइंट्स, उसको देखेंगे। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर की पुस्तक है। सबसे पहले देखिए इस पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाएगी। एक तो सबसे पहले पुस्तक हो गया, फिर है B.F. स्किनर। अब ये कहाँ के थे निवासी, तो ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, फिर इसके बाद है इसमें चूहे पर प्रयोग के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को समझाया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा इस बुक में किसके द्वारा मतलब किस जानवर का यूज करा गया था, तो किसका करा गया था, चूहे का करा गया था इस पे। और फिर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बता कर। ठीक है, तो देखिए ये वाला उदाहरण के लिए स्कूल में काफ़ी बताया जाता है, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली जाती है। अगर किसी का कथन वथन या फिर अच्छे विचार देने होते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के दिए जाते हैं कि उनके विचार पॉजिटिव हमेशा थे। ठीक है, और कुछ चीज़ें उनकी भी काफ़ी अच्छी हैं, पढ़ाई के बारे में अच्छे बताया था उन्होंने। फिर इसके बाद आगे देखते हैं मन का मानचित्र। मन का मानचित्र का अर्थ है मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से है। ठीक है, तो याद रखेंगे मन का जो मानचित्र का अर्थ है मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से है। फिर इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि के विचार पर प्रायः विवाद रहा है। प्रारंभ में इसे विद्वानों ने विवेक, समायोजन, योग्यता, समझ जैसे शब्दों से संबोधित किया है। ठीक है, किया था इन्होंने। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है इससे जुड़े आज विभिन्न सिद्धांतों का विकास हो चुका है तथा इस संबंध में अलग अलग विद्वानों के मत प्रचलित रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों में रटने की आदत में कमी लाने तथा समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, अध्यापक शिक्षण विधि में परिवर्तन करें। ठीक है, तो इस पे क्या दिया गया है, जो बच्चों में रटने की आदत को छुड़वा के, मतलब कि छुड़वाने के वैसा नहीं है, थोड़ा सा कमी करके, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होता है रटना ही पड़ता है। ठीक है, उसको ज़्यादा मतलब कि बच्चे हर चीज़ को रटे ना,
जो चीज़ समझने वाली है वो समझें, जैसे कि मैथ हो गई। मैथ में क्या है, जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक बच्चा नहीं सॉल्व कर पाएगा, कुछ देर के लिए कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, भूल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इस पे दिया गया है कि बच्चों में रटने की आदत में कमी लाने तथा समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक जो है अपना शिक्षण विधि में परिवर्तन करें। ठीक है, फिर दिया गया है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति की मूल भावना के पीछे सिद्धांत विकास एवं वृद्धि का मनोविज्ञान सिद्धांत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये वाला। और फिर इसके बाद है समाज शास्त्रियों ने शिक्षा के संबंध में 5 तथ्य उजागर किए हैं। तो कौन कौन से तथ्य हैं वो देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है यह सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह कैसी है, सामाजिक प्रक्रिया है, या अविरल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अविरल प्रक्रिया है, या द्विध्रुवी प्रक्रिया है, या गतिशील प्रक्रिया है, और यह विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो समाज शास्त्रियों ने शिक्षा के संबंध में 5 उजागर किए हैं। कौन कौन से, सामाजिक, अविरल और द्विध्रुवी और गतिशील विकास की प्रक्रिया है ये सब। ठीक है, तो 5 प्रक्रिया इस पे हम लोगों ने देख ली। फिर इसके बाद है, हाँ अब ये देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता। सबसे पहले सीधे हेडिंग ही इंपॉर्टेंट आ जाएगी, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो थॉर्नडाइक हैं। कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और 1930 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो कब लिखी, 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक लिखी थी इन्होंने। चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। अब देखिए जो 3 वर्गीकरण हैं उनको देखेंगे। पहला दिया गया स्थूल, सेकंड है सूक्ष्म, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि बताए हैं इन्होंने। फिर इसके बाद दिया गया है अधिगम के 2 तरह के नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम दिए हैं इन्होंने, सबसे पहला मुख्य नियम है, और फिर इसके बाद है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में क्या दिया है इन्होंने, तत्परता का नियम दिया गया है, प्रभाव का नियम दिया है, और अभ्यास का नियम दिया है। ठीक है, तो ये तीनों किस पे आ जाएंगे, मुख्य नियम में आ जाएंगे। और फिर इसके बाद जो है गौड़ में बहुप्रतिक्रिया का नियम दिया गया है, और मनोवृत्ति का नियम है, और आंशिक क्रिया का नियम है, और आत्मीकरण का नियम है, और संबंधित परिवर्तन का नियम दिया है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि देखिए ये वाले जो नोट्स हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैंने पहले ही बताया कि सारा का सारा, एक तो सबसे पहला कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक जगह मिल जा रहा है। ठीक है, एक जगह मिलने का मतलब है कि कम टाइम में आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। जो आपको बुक में ढूंढने में टाइम लगेगा वो आपको यहीं पे मिल जा रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही, मतलब कि जो भी चीज़ नई है उसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आप लोगों ने पढ़ा है सब। ठीक है, बाकी कुछ तो नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने। फिर इसके बाद है बुद्धि को अधिगम की योग्यता बनाया। ठीक है, फिर है बुद्धि का बहुकारक, रेत का और बालू का, परमाणु का सिद्धांत दिया। और फिर है अपने प्रयोग में बिल्ली, मांस और मछली के टुकड़े का प्रयोग किया था। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने किया था, ध्यान रखिएगा। बिल्ली, मांस, मछली का प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। फिर है अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और SR बॉन्ड संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया, ये सारे जितने भी सिद्धांत है किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया है। फिर इसके बाद है कुछ पॉइंट्स, उसको देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार अवधान एवं रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक ही वस्तु को देखने के केवल 2 भिन्न तरीके हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। फिर इसके बाद मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है वास्तविक दुनिया में रहता है। ठीक है, फिर है व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति उसकी वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण होती है। किसने बोला ये, एडलर ने बोला है ये। और फिर है शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पर्यटन
का महत्व होता है क्योंकि छात्रों को कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक अनुभव होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जू। छोटे बच्चों के लिए जो मतलब कि 5th क्लास तक की मान लीजिए, तो उनके लिए क्या है, अगर एनिमल ऐसे बताएंगे, ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं। अगर वो सामने देख लेंगे तो और ज़्यादा खुशी होती है उनको। ठीक है, कि देखो मैंने शेर देखा, और क्या है, हिरन देखा, छोटे छोटे देख लेते हैं, हिरन देखा, हाथी देखा, कुछ भी देख लीजिए, तो वो अच्छे से खुश हो जाते हैं वो लोग, हाँ घूमने गए थे, ये देखा वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद है कुछ पॉइंट्स जिन पियाजे का संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास 1896 से लेके 1980 तक। अब देखिए सबसे पहले तो कहाँ के निवासी थे, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे पियाजे जी। साइमन बिने के निर्देश पर फ्रेंच बच्चों के बौद्धिक स्तर पर कुछ टेस्ट लिए। इसके आधार पर इन्होंने अधिगम में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की एवं से इसे 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो किसके निर्देश पे किया था, साइमन बिने के निर्देश पे किया था। कैसे बच्चे थे, फ्रेंच के बच्चे थे ये, और कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। तो चारों भाग को देखते हैं। पहला भाग इस पे दिया गया है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जो एज है इसकी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की बच्चों पर थी। वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों या संवेदी अंगों का अधिक उपयोग और अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट किस पे आ जाएंगे, 0 से लेकर 2 तक के बच्चों के लिए है, संवेदी पेशीय अवस्था के लिए। फिर इसके बाद है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी एज क्या दी गई है, 0 से लेकर 7 वर्ष तक की दी गई है। जीववाद, अहम केंद्रिता और पलटावी और सम प्रत्यय का निर्माण नहीं और बनावट की अधिकता और देखना सुनना लेकिन क्रिया नहीं करना। ठीक है, तो ये इस पे क्या आ जाएगा, ये सारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और फिर इस पे सेकेंड लास्ट दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से लेके 11 तक की ये है, बच्चों के लिए है। ये तुलनात्मक ज्ञान है। और इसके बाद दिया गया है वर्गीकरण आरंभ। और फिर लास्ट इस पे दिया गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 से प्लस इस पे चला जाएगा, और इस पे खाली एक ही है, अमूर्त चिंतन प्रारंभ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और मेरे ख्याल से इस पे काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और फिर से वही बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये वाले नोट्स आप लोग देख लीजिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन जो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू रहेगा, तो पूरे क्वेश्चन आप लोग के इसी से फंस जाएंगे। जितने भी हम अभी वीडियो डालेंगे सभी से सारे चैप्टर्स यूनिट्स हैं वो आप लोग देखिए। और बाकी तो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाए मेरा, और मुझे भी अच्छा लगेगा ये। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।